हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू की। तो कल एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस सिलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट एंड ट्रांसमिट इट टू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, इसमें क्या मतलब था, पूछा था उन्होंने कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और उसका क्या होता है, एक आउटपुट जनरेट होती है। ठीक है, तो याद रखना, इसको हम मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। इस आंसर को करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मक्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जो हमारा पूछा था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, कि फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था 8 बिट का, वो कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आना था 1972। इसके अलावा अगर फर्स्ट पूछा था कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इसके लिए हम देख लेते हैं इंटेल कौन सा था। इंटेल 4004 क्या था, हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। और ये कितने बिट का था, ये था हमारा 4 बिट का। ठीक है, और कब ये लॉन्च हुआ था, 1971 में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आया था 1972 में, वो कौन था, हमारा इंटेल का 8008। ये कितने का था, हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि जो हमारा फर्स्ट 16 बिट का था, ठीक है, 16 बिट का जो लॉन्च हुआ था वो 1976 के आसपास लॉन्च हुआ था। ये कितने का था हमारा, ये था हमारा 16 बिट का, और इसका नाम था हमारा 8086। ठीक है, इनके जो नाम है वो याद रख लेना, 8086 इसका नाम था इंटेल का। और ये कितने का था, हमारा फर्स्ट 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अलावा अगर हम 32 बिट की बात करें, तो 32 बिट का जब लॉन्च हुआ था वो डेट थी 1985 के आसपास। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या था, हमारा इंटेल का i386। ठीक है, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है, और ये कितने का था, हमारा 32 बिट का। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ तक चली हैं, जो भी मतलब माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन चली है, ये सारी की सारी थी हमारी सिंगल कोर की। ठीक है, अब सिंगल कोर और डुअल कोर, या फिर हम आजकल जो सिस्टम चलते हैं, ठीक है, उनमें मल्टीपल कोर्स होते हैं। तो जो हमारे स्टार्टिंग के जो सिस्टम थे, ये माइक्रो प्रोसेसर बने थे, ये सारे काम करते हैं सिंगल कोर में। ठीक है, जैसे सिंगल कोर एग्जांपल आ गया, जैसे कोई मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, मान लो मेरे पास 2 या 3 काम करने हैं, काम करने को है। अब मेरे पास सिंगल कोर है, तो सिंगल कोर में सबसे पहले एक का काम खत्म होगा, फिर दूसरे काम का करेगा वो, है। और अगर यही चीज़ मेरे पास डुअल कोर की होगी, ठीक है, डुअल कोर में एक बंदे को मैंने एक काम दे दिया, दूसरे बंदे को दूसरा काम दे दिया। ठीक है, तो जहाँ पे सिंगल कोर में मुझे 10 मिनट लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वहीं पे मुझे डुअल कोर में मान लो 5 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि वो टाइम क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इसमें क्या हो रहा है, हर बंदे को पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसको 5 मिनट चाहिए, वो अपने 5 मिनट में अपना काम करेगा। फिर दूसरा बंदा आएगा, उसके अपने 5 मिनट लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 10 मिनट। और वही चीज़ अगर मैं डुअल कोर में दे दूँ, तो 5 5 मिनट का दोनों का अपना अपना काम है, वो दोनों अलग अलग सीपीयू उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, है ना। तो इसका भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसमें भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो जो फाइनल दोनों का रिजल्ट कितने में आ जाएगा, 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डुअल कोर, है ना। तो जितने हमने पढ़े, जो 32 बिट तक जितने प्रोसेसर थे, वो सारे सारे कितने बिट के थे, मतलब काम करते थे हमारे सिंगल कोर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने बिट लिख लिया कि जो हमारा फर्स्ट था वो 4 बिट का था, फिर 8 बिट का आया, फिर 16 बिट का आया, फिर 32 बिट का आया। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा 64 बिट का लॉन्च हुआ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, उनके नाम क्या थे, उनके नाम लिख लेना यहाँ पे, जैसे पेंटियम हो गया, ठीक है, पेंटियम हो गया, जेनोन हो गया। ये सारे सारे क्या थे, हमारे 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। ठीक है, तो इनमें जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ इनके आने के बाद, हमने यूज़ किया मल्टी कोर का कंसेप्ट। ठीक है, मल्टी कोर जैसे अभी मैंने बता दिया, सिंगल कोर में क्या था, एक एक पर्सन एक ही काम करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अब वही काम को अगर मैं मल्टीपल पर्सन में डिवाइड कर दूँ, तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही कंसेप्ट हुआ किसमें यूज़, हमारा मल्टी कोर में। और कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, जब हमारे 64 बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो आने स्टार्ट हो गए, और जो इनके नाम है वो लिख लेना, पेंटियम हो गया, जेनन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द टाइम बिट इज शॉर्ट फॉर। अब टाइम बिट के बारे में पूछा, इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है। तो बिट हमें पता है क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट को। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, बाइनरी डिजिट। फिर नेक्स्ट आ गया 1 KB मेक्स। 1 KB से क्या बनता है, 1024, ठीक है, 22। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, 1024। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेमोरी मेजरमेंट। अब मेमोरी को मेजर किस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल बी लिखा है, एम जी लिखा है, टी बी लिखा है, और जी एच लिखा है। ठीक है, ना ही तो ये एल बी होता है, ना ही एम जी होता है, ना ही जी एच होता है, ये होता है हमारा टी बी, टेरा बाइट। ठीक है, अगर यहाँ पे एम बी लिखा तो मेगा बाइट, तब भी ठीक होना होता है ना। टेरा बाइट लिखा है तब भी ठीक है। उसके अलावा जी बी लिखा होता है ना, गीगा बाइट। वो सारी की सारी क्या है, मेमोरी को मेजरमेंट करने के
ठीक है, तरीके हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा टीबी क्या है, यहाँ पे टेराबाइट क्या है, आंसर यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया द मेथड टू स्टोर करेक्टर एंड सिंबल्स इन बाइट इज कॉल्ड। ठीक है, अब वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसका हम क्या करते हैं, करेक्टर्स और सिंबल को बाइट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं हम कोडिंग सिस्टम। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कोडिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट आ गया 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट। अब यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है सीरीज ऑफ 4 बिट क्या बोलते हैं, उसको हम निब्बल बोलते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सीरीज ऑफ 8 बिट पूछा होता तो क्या आना था, बाइट आना था, पर यहाँ पे पूछा 4 बिट तो क्या आता है डायरेक्टली निब्बल। नेक्स्ट आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मेक्स इजी टू यूज अ कंप्यूटर। अब कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम को इजीली यूज कर सकते हैं। तो याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम टिक करते हैं यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, जो भी ऐसे प्रोग्राम हमारे सिस्टम की या हमारे कंप्यूटर को आसान कर देते हैं यूज करने के लिए, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी होते क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक प्रोग्राम है जिसको चलने के लिए 2 GB रैम चाहिए। ठीक है, पर मेरा जो सिस्टम है वो मेरा 1 GB रैम का है। अब 2 GB की चीज़ 1 GB के ऊपर नहीं चलेगी ऑब्वियसली, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे मान लो मेरे पास हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में मैं क्या करूँगा, उसकी 1 GB में एक्स्ट्रा यूज़ कर लूँगा, और इसको कौन यूज़ करेगा, मेरा CPU यूज़ करेगा। ठीक है, और CPU इसको क्या समझेगा, द पार्ट ऑफ रैम। CPU जो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा सेकेंडरी स्टोरेज से, उसको एज अ पार्ट समझेगा रैम का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये मेरी 1+1 टोटल कितनी होगी, 2 GB, और मेरा जो प्रोग्राम है वो भी 2 GB का। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, फुलफिल होगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वो मतलब रियल मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती है। रैम मेरी 1 GB की है, पर मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा जो 1 GB थी वो जो चाहिए थी वो मैंने कहाँ से ली, सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो क्या आएगा इसमें, मेमोरी फॉर हार्ड डिस्क विच इज यूज बाय सीपीयू एज एक्सटेंडेड रैम। ठीक है, कि वो मेमोरी जिसको मैंने हार्ड डिस्क के यूज किया, ताकि जो मेरा सीपीयू है, जो मुझे प्रोग्राम रन करना है, उसको जो जितना मतलब उसको प्रोग्राम को रन करने की मेमोरी चाहिए वो मुझे उसको मिल सके एक तरह की। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को, वर्चुअल मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। अब यहाँ पे ट्रांसफरिंग की बात की है कि अगर हम डाटा, ठीक है, सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस पे हम जब डाटा सेंड करते हैं तो किसकी हेल्प से सेंड करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है हमारे सीपीयू आ गया। ठीक है, अब सीपीयू से जो डाटा जाता है कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली या फिर इनपुट क्या बोलते हैं, आउटपुट के लिए जाएगा। ठीक है, या इनपुट या आउटपुट के लिए, है ना। अब इनपुट आउटपुट के लिए हमारे जो बीच में एक चीज़ आती है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में काम करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस। ठीक है, जो इंटरमीडिएट होते हैं चीज़ें, इनको हम बोलते हैं इंटरफेसेस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, इंटरफेसेस। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग। ठीक है, अब मुझे उस बग या फिर उस एरर को रिपेयर करना है विच इज़ जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट, जो मुझे फ्रीली मतलब अवेलेबल होगा इंटरनेट पे। ठीक है, मुझे एक तरह क्या करना है, उस कोड को अपने सिस्टम पे ऐड करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैच। ठीक है, जैसे हमारे एंड्रॉयड में क्या आते हैं, सिक्योरिटी के पैचेज आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, पैच। नेक्स्ट आएगा जनरली विच सॉफ्टवेयर यूजेज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा। अब यहाँ पे डायरेक्टली बात की है डाटा के रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए, कौन हैंडल करेगा, ऑब्वियसली हमारा डाटाबेस का सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट आ गया विच डाटाबेस पैकेज यूजेज ऑन एमएस डोस बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पे बात की है एमएस डोस में कि डाटाबेस पैकेज का क्या नाम है उसका, डायरेक्टली ये पूछा है। तो कोरल तो है नहीं। ठीक है, कोरल से हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं। वर्ड स्टार यानी ये वर्ड प्रोसेसिंग है। ऑटो कैड ये भी डिजाइनिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का फुल फॉर्म होती है, तो ये भी नहीं है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, DB3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एमएस डोस का जो डाटाबेस पैकेज है उसका नाम क्या है, DB3 या फिर डाटाबेस 3। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, उस चीज का क्या नाम है, उस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का क्या नाम है जो कंट्रोल करता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हमारे सिस्टम को कौन हैंडल करता है, यूजर और सिस्टम के बीच में कौन काम करता है, या हार्डवेयर के बीच में कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या आएगा यहाँ पे डायरेक्टली आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज लिनक्स। अब लिनक्स क्या है हमारा, ऑब्वियसली हमें पता है ये क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा लिनक्स क्या हमारा फ्री ओओएस है। ठीक है, फ्री ओएसएस, इसको बोलते हैं हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिनक्स को
OSS, ठीक है, याद रखना इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। और लिनक्स को किसने डेवलप किया था? ये था लिनिस टोरवाल्ड है ना, इसका बंदे का नाम भी क्या था? लिनिस टोरवाल्ड, ठीक है, इसने क्या किया था? इसको बनाया था, ठीक है, इसके बारे में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया, अ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है हमारे हार्डवेयर को, ठीक है, कौन से होते हैं हमारे? वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं? हार्डवेयर के साथ कैसे हमें डील करना है उसके साथ काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने अभी बात की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कंप्यूटर कन्वर्ट अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ लो लेवल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ। अब हाई लेवल से लो लेवल में कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो याद रखना इसमें कंपाइलर भी यूज करते हैं हम और इंटरप्रेटर भी करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में बड़ी सारी लाइंस लिखी हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा? इसको पूरा का पूरे, इसको क्या बोलते हैं हम? सोर्स कोड बोलते हैं ना। इस सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेके जाएगा किसमें? कंपाइलर के अंदर। इसको शॉर्ट में लिखता हूँ सीपी। कंपाइलर के अंदर लेके जाएगा, कंपाइलर क्या करेगा? फिर उसको कन्वर्ट करेगा और क्या फाइल हमें देगा? हमें ऑब्जेक्ट कोड, जिसको हम बोलते हैं मशीन कोड, है ना। तो ये काम करता है हमारा कंपाइलर। और इंटरप्रेटर क्या करेगा? मान लो मेरे पास यही सोर्स कोड है, तो इसमें जितनी भी लाइन्स है, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो ये करेगा एक लाइन को लेकर जाएगा, इस लाइन को इसको समझेगा, डिकोड करेगा, इसमें कोई एरर होगा तो बताएगा, नहीं तो क्या करेगा? इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? लाइन बाई लाइन, और ये करता है पूरे के सोर्स कोड को वन टाइम पे लेके जाता है। फिर बाद में इसमें स्टेप्स चलते हैं, कंपाइलर के अपने स्टेप्स चलते हैं, फिर फाइनली हमें क्या मिलता है? अपना ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, हु डेवलप्ड यूनिक्स। यूनिक्स को किसने बनाया था? ठीक है, तो यूनिक्स एक तो आता है हमारा कैन थॉम्सन, और इसके अलावा अगर कैन थॉम्सन के साथ अगर डेनिस रिची दिया हो, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों क्या आते हैं इसमें? यूनिक्स के, ठीक है, यूनिक्स को बनाने के लिए ये दोनों के दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, प्रोग्राम्स रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन। अब जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा जो प्रोग्राम लिखा होगा मैंने, ऐड ए कोमा बी। अब इसका क्या मतलब है? मेरे पास कोई ए नाम का रजिस्टर होगा, उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा होगा, और बी नाम का कुछ रजिस्टर होगा, उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा होगा। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और जो मैंने ये चीज़ लिखी है इनको हम बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स बोलते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे हमारा ऐड हो गया, ठीक है, एडिशन के लिए ऐड लिखा है। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं वहाँ पे लिखूंगा सब, ठीक है। अगर मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा str, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी हमारे कोड्स हैं एक तरह के, इनको बोलते हैं निमोनिक्स। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर जो हमारा एक प्रोग्राम है उसको हमें असेंबली लैंग्वेज में लिखा है और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे असेंबलर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, असेंबलर। नेक्स्ट आ गया, एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। कि कोई भी एक प्रोग्राम है अगर उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब ओरिजिनल प्रोग्राम मैंने वो भी बताया कि ओरिजिनल प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, या फिर सोर्स कोड। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो हमारा पेज मेकर है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसके साथ मतलब रिलेट करता है? MS DOS के साथ, यूनिक्स के साथ, विंडोज के साथ, या फिर नन ऑफ दीज के साथ? तो यार ना, जो हमारा पेज मेकर है ये हम यूज करते हैं विंडोज में। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है किसमें? मशीन या फिर ऑब्जेक्ट कोड में। तो कौन कन्वर्ट करेगा? ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, उसको बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है? यस, ठीक है। तो MS वर्ड क्या हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, पीपल हु राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम। अब जो वो बनते हैं जो उसको प्रोग्राम को लिखते भी हैं और उसको टेस्ट भी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर्स, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आएगा, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जब हम अपना सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे बूट रूटीन है तो इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो परफॉर्म करता है? रैम टेस्ट करता है,
डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, मेमोरी टेस्ट करता है, या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। तो उसका रखना कि वो डील करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम along with the test results and print out of a program is called। तो उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क्स विद ऑल इट्स पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि वो कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है इंटरनल ऑपरेशन ऑफ हमारे सिस्टम के। उसको शेयरवेयर बोलते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जो हमारे सारे के सारे चीज़ों को साथ डील करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। अब एरर को करेक्ट करने का क्या बोलते हैं हम, कंपाइलिंग बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं, ग्राइंडिंग बोलते हैं, या फिर इंटरप्रेटिंग बोलते हैं। तो यार हाँ, जब भी हम एरर को करेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिबग करना, है ना। एरर क्या होता है, बग, है ना। तो उसको जब हम ठीक करते हैं, ठीक है, मतलब हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिबगिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ, है ना, उसके जो भी उसका सोर्स कोड है उसको कॉपी कर रहा हूँ विदाउट उसकी परमिशन, है ना, ऑथर की परमिशन है तभी मैं उसको कर रहा हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं, हाईवे रोबरी बोलते हैं, लेरेंसी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं, या फिर एम्ब्रिजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर की पायरेसी करना। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हम आंसर नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट आ गया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट सो दैट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो, यूजर कैन लर्न हाउ टू रन अ प्रोग्राम, कि मतलब यूजर के लिए हेल्पफुल है। सेकंड आ गया, अदर प्रोग्रामर कैन नो हाउ टू मेंटेन द प्रोग्राम, कि दूसरे प्रोग्रामर को भी हेल्पफुल होगी उसको प्रोग्राम को कैसे मेंटेन करना है। थर्ड आ गया, द प्रोग्रामर कैन सी वाई द कोड इज रिटन दैट वे वाइल हंटिंग फॉर सोर्सेज ऑफ एरर। ठीक है, कि अब एक प्रोग्रामर को देख सके कि हमें जो जो कोड लिखा है, ठीक है, वो किस तरीके से लिखा है ताकि वो इजीली एरर को डिटेक्ट कर पाए, है ना। तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि ये सारे के सारे क्या हमारे आंसर करेक्ट है। डॉक्यूमेंट हमें तभी यूज करते हैं ताकि हम क्या करते हैं, किसी बंदे को बता सकें कि एक्चुअल में वो काम कैसे चलता है ना। उसके अलावा हम प्रोग्रामर भी देख सके कि वो प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। उसके अलावा वो बताएगा कि अगर किसी जगह पे किसी मॉड्यूल में या फिर किसी फंक्शन की वजह से कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली पता लग जाए, कि उसको लग जाए कि हाँ भाई इस जगह पे एरर आ रहा है ना। तो हमें तभी तो किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया, द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। अब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मल्टी टास्किंग। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, मल्टी टास्किंग। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, developing set of instruction for the computer to follow and to do the task the same way as many times as needed is called। ठीक है, अब मुझे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हैं और उसको मैं मल्टीपल टाइम्स यूज करूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक तरह का लिस्टिंग, सीक्वेंसिंग, प्रोग्रामिंग, या फिर डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोलते हैं, जब मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टास्क को बार बार करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, कंपाइलिंग क्रिएट्स अ। कंपाइलिंग क्या क्रिएट करता है, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथमिक, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, या फिर सब रूटीन। तो याद रखना, जो जब भी हम कंपाइलिंग क्या क्रिएट करता है, हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, तो जितना हमारे मशीन कोड हो गया या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हो गया, वो सारे सारे कौन क्रिएट करता है, हमारा कंपाइलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया, विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। कि कौन सा ऐसा चेक है जो चेक करता है कि हमारे सिस्टम, जैसे अभी मैंने सिस्टम ऑन किया, तो ऑन होने के साथ हमारा कौन सा चीज़ चलती है, वो चेक करता है हर चीज़ को, कि मेरा सिस्टम है उसका, मान लो कीबोर्ड अटैच है, कीबोर्ड ठीक ढंग से काम कर रहा है, ठीक है, कोई फर्दर स्पीकर अटैच है वो अच्छे ढंग से काम कर रहा है, मेरी रैम अच्छे से ढंग से चल रही है, मेरी हार्ड डिस्क अच्छे ढंग से चल रही है। तो वो सारी चीज़ें कौन चेक करता है, किस प्रोसेस में होती है, वो होती है हमारी बूटिंग के प्रोसेस में, है ना। तो बूटिंग भी कितनी तरह की होती है, एक तो एक कोल्ड और एक होती है वार्म बूटिंग, है ना। कोल्ड बूटिंग कब होती है, कोल्ड बूटिंग होती है जब हम फर्स्ट टाइम उसको क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं, है ना। जब हम पावर ऑन करते हैं तब क्या होती है, हमारी कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग कब होती है, जब हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम को, है ना। जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तब क्या होती है, हमारी वार्म बूटिंग। और जब हम सिंपली पावर ऑन करते हैं तब होती है हमारी कोल्ड बूटिंग।
फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी ब्राउट। ठीक है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, सिंपली वो फंडा है। तो उसको बोलते हैं ऑफ द शेल या ट्रेल टाइलर मेड, थर्ड आ गया कस्टम डेवलपर, या फोर्थ आ गया ऑल ऑफ दीज कैन बी परचेज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा कि ऑल ऑफ दीज कैन बी परचेज्ड। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसमें से पिक द ऑड वन आउट। ठीक है, इनमें से ऑड देखना है कि कौन सा है, यूनिक्स आ गया, डोस आ गया, विंडोज 90 आ गया, या फिर एम एस एक्सेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक्सेस क्या हमारा डाटाबेस का एक, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेस अलग आएगा। नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर कनेक्टेड विद लैन। तब लैन के साथ जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उससे क्या होता है, वर्क फास्ट होता है, गो ऑनलाइन होता है, कैन ईमेल या कैन शेयर इन्फॉर्मेशन और पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया अब पैरिटी बिट इज, पैरिटी बिट क्या होती है, यूज टू इंडिकेट अपर केस ऑफ लेटर, द लास्ट बिट इन अ बाइट, द फर्स्ट बिट इन अ बाइट यूज टू डिटेक्ट एरर। तो ये क्या होता है, द लास्ट बिट इन अ बाइट। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स नीड सोर्स डिवाइस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस इन इन लाइन ऑफ साइट फॉर डाटा ट्रांसफर। ठीक है, कि अब यहाँ पे देखो इनमें डायरेक्टली पूछा है कि इनमें से कौन सी टेक्निक है या फिर सोर्स डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस से डाटा ट्रांसफर सेंड करते हैं, लैन, ब्लूटूथ, वैन या इंफ्रा रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, डायरेक्टली इंफ्रा रेड। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पूछा है ना लाइन ऑफ साइट डाटा ट्रांसफर, तो वो कौन करता है, हमारा इंफ्रारेड। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा टीवी और टेलीविजन और हमारा जो रिमोट, ठीक है, जो हमारा डायरेक्टली होता है वो भी इंफ्रारेड यूज़ करते हैं। अगर रिमोट को हम कहीं उल्टी जगह से हम उसमें ठीक है, जैसे मान लो मेरा ये आ गया हमारा टीवी है ना, और ये हमारा रिमोट आ गया। ठीक है, और इसका जो लाइन ऑफ साइट अगर ये है, ठीक है, वो इस यहाँ पे इसको एक्सेस करेगा। अगर मैं इसको इस जगह से एक्सेस करवा रहा हूँ है ना, ऐसे करके, तो इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट, मतलब कौन से इस तरह की टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, एग्जांपल आ गया हमारा टेलीविजन और रिमोट। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम ग्रुप। अब सेम ग्रुप में से कौन सा नहीं है, इंटरनेट, एप्पल टॉक, बस या फिर रिंग। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि जो हमारा एप्पल टॉक है ये इस ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, ये सारे सारे नेटवर्किंग के अंदर है। ठीक है, इंटरनेट भी क्या है, नेट कलेक्शन ऑफ मतलब वेरियस नोड्स। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, इंटरनेट क्या है, मतलब बड़े सारे ग्रुपिंग है। ठीक है, एक तरह का जाल है जिसके द्वारा वो हम क्या कहते हैं, किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या एक टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, वो नेटवर्किंग के अंदर आती है। रिंग भी क्या एक टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, वो भी किसके अंदर आती है, हमारी नेटवर्किंग के अंदर आती है। नेक्स्ट आ गया वैन इज नॉट यूजफुल फॉर। ठीक है, जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो यूजफुल कहाँ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन बैंकिंग, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटी। तो यार होना कि जो हमारा वैन होता है उसको वाइड एरिया पे यूज करता है, तो म्यूनसिपैलिटी में उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज कंसर्न्ड विद collections of data and programs for PC workstation and other computers। ठीक है, कि कौन सा ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है, जो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट भी करता है, प्रोग्राम को कलेक्ट करता है, ठीक है, किसी वर्क स्टेशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं या फिर सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास what type of resource is most likely to be shared common resource in computer network। कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मैक्सिमम बंदों के साथ शेयर होता है, कीबोर्ड होता है, स्पीकर होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है या फिर प्रिंटर होता है। ठीक है, तो हमें सभी को पता है कि मैक्सिमम जो शेयरेबल डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, प्रिंटर। नेक्स्ट आ गया टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज। अगर किसी बंदे को मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर एक्सेस करना है तो यूजर के पास क्या होना चाहिए, एक टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टर्मिनल। नेक्स्ट आ गया अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसका बोलने का मतलब है कि एक कोई एक मान लो एक जैसे गूगल में आता है 1 2 3 करके। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, ये सारे के सारे एक लिंक्स होते हैं ना। अब क्या करता है, इसने बोला कि एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर हम क्या करें, क्लिक करें तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं या फिर यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स डायरेक्टली हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, नेटवर्किंग में क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को
प्रोटोकॉल्स। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का एग्जांपल कौन है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कोड या फिर डाटा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब कि इसको मैं कभी भी यूज करता हूँ, ये 24 घंटे चला रहता है। क्या है वो? इंटरनेट। नेक्स्ट आ गया स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। ठीक है, अब मान लो कि मुझे कोई चीज़ इंटरनेट से एक्सेस करनी है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ? तो वो कौन से? हमारे वेब ब्राउज़र, है ना। वेब ब्राउज़र में कुछ चीज़ सर्च करूँ, ठीक है, वेब ब्राउज़र में किसी सर्च इंजन में मैं कुछ चीज़ सर्च करूँ, जैसे मान लो गूगल का सर्च इंजन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड एंटर करूँ, तो मुझे उसके रिगार्डिंग क्या मिलती है? सर्चिंग के इंडेक्सेस मिलते हैं कि आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे? क्रोम उनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, गूगल का ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? स्पेशल प्रोग्राम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो प्रोग्राम किस में आएंगे? हमारे सर्च इंजन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास अनसोलिटेटेड ईमेल इज कॉल्ड। ठीक है, जो मतलब हमारे काम का नहीं, उसको क्या बोलते हैं? यूज नेट बोलते हैं, न्यूज ग्रुप बोलते हैं, बैकपेन बोलते हैं, या फिर स्पैम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली स्पैम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे 49th, द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, विच क्रिएटेड इट्स ऑन वेबसाइट। ठीक है, अब वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई थी? तो कौन सी? हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट आ गया विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट अवेलेबल इन टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट। ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसकी जो टेलीफोन डायरेक्टरी थी वो इंटरनेट के ऊपर फर्स्टली एक्सेस थी? कौन थी हमारी? वो सिक्किम। ठीक है, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करता है? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेट वे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस HTTP। HTTP कौन यूज़ करता है? वर्कबुक यूज़ करता है, सर्वर यूज़ करता है, वर्कशीट यूज़ करता है, या फिर वेब पेज यूज़ करता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? हाँ, इसका होगा हमारा वेब पेज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट नंबर कितना होता है हमारा? HTTP का 80। ठीक है, और HTTPS का कितना होता है? ठीक है, जिसके बाद सिक्योर सॉकेट सेल का सर्टिफिकेट होता है, उसका पोर्ट नंबर कितना होता है हमारा? 443। तो क्या आंसर आएगा इसका? 443। और नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का कौन सा पार्ट नहीं हो सकता? पीरियड, एट द रेट का साइन, स्पेस या अंडर स्कोर। ठीक है, तो याद रखना कि हम ईमेल में कभी भी स्पेस नहीं दे सकते, है ना। जैसे मान लो किसी बंदे की ईमेल है XYZ और उसमें आगे करके ABC ऐसे करके रखा है, तो यहाँ पे बीच में स्पेस कभी भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कनेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, अब कौन सा ऐसा जरूर मतलब हमें अगर इंटरनेट से एक्सेस करना, तो हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ब्राउज़र की, नेटफिट की, विंडोज़ 95 की, या फिर केबल की? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कौन सा प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं? ब्राउज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे? फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।